नमस्कार, स्वागत है आपका इंग्लिश भारत में। आज हम थोड़ी सी परिचर्चा करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो आप जानते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो सभी देशों का नज़रिया बना हुआ है, सोवियत संघ तो नहीं कह सकते, रूस और रसिया जिसे कहेंगे, और एक दूसरा देश यूक्रेन है। तो जो विवाद हो रहा है इन दोनों में, खास करके उधर से पुतिन हैं और इधर से जेलेंस्की हैं। तो जेलेंस्की पुतिन की ये स्टोरी नहीं है, जेलेंस्की पुतिन की कहानी नहीं है, जेलेंस्की पुतिन के बीच की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है दो देशों की, एक शेर और एक चूहा कह सकते हैं। लेकिन ऐसे में चूहा भारी पड़ रहा है और शेर के नाक में दम किया है। तो फिर आखिर कारण क्या है युद्ध होने का, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हमारे साथ विवेक सर हैं जो इंग्लिश भारत पर बच्चों को जीएस पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा में हमें बताएंगे कि आखिर ये क्या है और ये दोनों देश। तो थोड़ा सा मैं एक एक क्वेश्चन करूँगा, आप भी जो है इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जो रसिया है और जो यूक्रेन है, तो रसिया किस महाद्वीप में आता है और यूक्रेन किस महाद्वीप में आता है? देखिए, ये जो है रसिया, इससे पहले इसे सोवियत संघ कहा जाता था। सोवियत संघ और सोवियत संघ यूरोप, ऐसे दोनों मिलके हैं। अच्छा, जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ अगर कहा जाए तो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में पड़ता है। दोनों में। तो फिर कहाँ कोई तो चिन्ह होगा ऐसा जो विभाजित करता है? एक आल्प्स पर्वत है, उसी से विभाजन का पता चलता है। आल्प्स पर्वत से पश्चिम में यूरोप में आ जाता है और पूर्व में एशिया में आ जाता है। अच्छा, तो जो आल्प्स पर्वत है उसके अगर देखा जाए पश्चिम में अगर पड़ता है, तो फिर क्या यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल है? क्या यूरोप का ही मुद्रा चलता है कि कुछ और है वहाँ पर? नहीं, वो तो खुद का मुद्रा है उसका। यूक्रेन का खुद का मुद्रा है? खुद का मुद्रा है। जैसे अपने यहाँ भारतीय रुपया है, वैसे यूक्रेनाई वहाँ है। मतलब पड़ता यूरोप में है लेकिन यूरोपीय संघ में नहीं आता। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा विवाद का जड़ है, कौन सा कारण है कि रूस उस पर हमले कर रहा है? अगर बात किया जाए कि विवाद क्यों है ये, तो विवाद वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, कहाँ के? यूक्रेन के, उनकी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र की बात, एक पहले वीडियो हम लोग किए थे जो उनका जीवन परिचय हुआ था, उसके बारे में बताया गया था। तो ये चाहते हैं कि मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र हो। स्वतंत्र राष्ट्र का अभिप्राय का मतलब क्या है? स्वतंत्र राष्ट्र का थोड़ा अभिप्राय बता दीजिए। मतलब ये कि देश अपने आप में शक्ति संपन्न हो, जो चाहे वो कर ले, कहने का मतलब। क्या अभी शक्ति संपन्न नहीं है? शक्ति किस तरह की शक्ति का मतलब? वहाँ चुनाव कराने का शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति बनने की शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति नहीं है वहाँ पर? शक्ति कहें तो किसी देश से ये अपना राय नहीं रख सकता है अच्छे से कि हम ये करेंगे। क्यों? एक स्वतंत्र देश के रूप में तो है ना? है, बिल्कुल है। लेकिन देखिए, जो विवाद है इस समय इसी की वजह से है। वो केवल चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाए, यूरोपियन संघ में शामिल हो जाएं, यूक्रेन। अच्छा, ये यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो संघ में शामिल हो जाएं, यूरोपियन संघ में शामिल हो जाएं। अब थोड़ा सा हल्के में ये बता दीजिए कि ये यूरोपियन संघ क्या है और नाटो संघ क्या है? जी, यूरोपियन संघ जो है ये दोनों यूरोप में पड़ते हैं, यूरोपियन संघ और नाटो दोनों पश्चिमी देश हैं ये दोनों। तो थोड़ा सा बस ये बताना कि नाटो क्या है और यूरोपियन संघ क्या है? नाटो एक तरह से कह सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है पूरा। और ये कह लीजिए सैन्य पे काम करते हैं सब, मतलब सैनिक शक्तियाँ इसके पास, नाटो के पास जाते हैं। और यूरोपीय संघ एक आर्थिक रूप से कह लीजिए, आर्थिक और पढ़ाई के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इस पे ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, नाटो में जो देश जुड़े हुए हैं वो यूरोप के ही देश हैं कि एशिया के भी हैं या ऑस्ट्रेलिया के भी हैं? नहीं, ऐसा नियम नहीं है, उसका नियम बनाया गया है। नाटो का अलग से नियम है उसमें शामिल होने के लिए? नाटो में जो यूरोप के हैं वो केवल पश्चिमी देश रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। अच्छा, नाटो में केवल पश्चिमी देश के रहेंगे। तो इसमें दो चीज़ें निकल करके आती है कि नाटो दूसरा चीज़ है और यूरोपीय संघ दूसरा चीज़ है। नाटो जो है ये केवल सामरिक शक्ति के लिए संगठन बनाया गया है, और जबकि जो यूरोपीय संघ है यह आर्थिक, राजनैतिक और मामलों के लिए संघ बना हुआ है। तो फिर बात ये है कि आखिर रसिया जो है वो यूक्रेन पर हमले क्यों कर रहा है? इसलिए कि
जो आपसे बताए हैं पहले कि नाटो जो है वो सैन्य के मामले में जाना जाता है, और नाटो में 30 देश शामिल हैं वर्तमान समय में। 30 देश शामिल 30 देश शामिल तो क्या उसमें रसिया भी शामिल है? नहीं, रसिया नहीं है उसमें। और उसके रसिया के बगल में यूक्रेन पड़ता है, और यूक्रेन शामिल होना चाहता है। यूक्रेन शामिल होना चाहता है ताकि वो सामरिक दृष्टि से या युद्ध के स्तर से वो मजबूत हो सके। तो फिर इस पर रूस को आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति क्यों नहीं होगा? आपको है, हमें है। जैसे आप नहीं चाहेंगे कि अपने भारत में जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान ले ले या फिर चीन ले ले, हमें आपत्ति है, आपको आपत्ति है, हमारे देश को आपत्ति है, वैसे वहाँ के रूस को आपत्ति है। अच्छा, कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि आज जो रसिया है, रूस है, यूक्रेन भी कभी सोवियत संघ में था। और रसिया नहीं चाहता कि हमारा जो संघ था उससे ये अलग होकर के जाए। मेन कारण यही है। और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन का हेल्प कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो जितने पश्चिमी देश हैं वो तो बिल्कुल कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे जर्मनी हुआ, पोलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे हो गए प्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से भारत कह लीजिए, भारत यूक्रेन से भी बात कर रहा है, रसिया से भी बात कर रहा है। मतलब भारत अगर देखा जाए तो एक तरह से इनडिफरेंट है, मतलब उसको कह सकते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि मैं आपके तरफ से हूँ, मैं आपके तरफ से हूँ। वो दोनों से सहमति बनाए रखना चाहता है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर मान के चलिए कि अगर रूस हमले कर रहा है, यूक्रेन को हरा देता है, तो फिर क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की रहेंगे या बदल दिए जाएंगे? वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं रसिया के, उनका कहना ये है तुम नाटो में मत जाओ, यूरोपियन संघ में मत जाओ, तुम ही रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ, लेकिन तुम जाओगे तो हम राष्ट्रपति बदल देंगे। अच्छा, और नहीं बदलेंगे तो पूरा फिर आपका यूक्रेन जो है उसे हम तबाह कर देंगे, जो आप हो गया है लगभग। अच्छा, तो क्या ऐसा भी कर सकता है रूस की यूक्रेन को पूरी तरह से नक्शे से गायब करके अपने रसिया में मिला सकता है? जी बिल्कुल मिला सकता है। 2014 में क्रीमिया जो यूक्रेन का भाग हुआ करता था वो अपने आप में मिला लिया। तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादती हो गई। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा संघ बना हुआ है जो इस तरह के हेल्प करता है कि दो देश आपस में न लड़ें, किसी को कोई कब्जा ना कर सके, तो फिर उस नियम के खिलाफ नहीं हो रहा है? नहीं, उस नियम में मतलब ये भी कहा गया है कि अगर कोई मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो उस नियम के खिलाफ नहीं है, और रूस ने यही बताया है। अच्छा, मिलिट्री का जो नियम है वो रूस के खिलाफ ऑपरेशन बताइए, मिलिट्री ऑपरेशन बताइए, कोई युद्ध नहीं बताइए। अच्छा, ये बताइए कि अगर ये हमले होते हैं और इस तरह से अगर यूक्रेन पर रसिया हावी हो जाता है, तो इसे वैश्विक जो परिदृश्य है, वैश्विक परिदृश्य नहीं कह सकते हैं, आर्थिक मामले में और जो भी राजनीतिक मामले में, फिर पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, और ख़ास करके इंडिया में भी पड़ेगा, और इंडिया के बगल में जो श्रीलंका है वहाँ तो पड़ ही गया, पाकिस्तान में पड़ गया, काफ़ी जगहों पे पड़ गया। जैसे अगर हम कहें तो पाकिस्तान में 12,000 रुपये सिलेंडर है इस समय जो गैस के सिलेंडर जो मिलते हैं 1200 या 1,000 रुपये में, वो 12,000 रुपये है। कहाँ? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। तब तो फिर खाना किस पर बनता होगा? अब इमरान खान सोचें कि खाना किस पर बनना है, किस पे बने, और हो सकता है जल्दी तख्ता पलट हो जाए। अच्छा, पाकिस्तान की चर्चा हमें नहीं करना है। अब बात ये है कि आपको क्या लगता है कि इसमें अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये तो सोचने वाली बात नहीं है, देखने में ही लग रहा है कि यूक्रेन कमज़ोर है, रसिया मजबूत है। आपको क्या लग रहा है कि रसिया कितना मजबूत हो सकता है? गुने में बताइए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कि रसिया कितना मजबूत है यूक्रेन से? अगर रसिया की बात किया जाए पूरे विश्व स्तर पे, अगर एक तरफ रसिया को रख दिया जाए और एक तरफ पूरे विश्व को, तो लगभग बराबर पड़ जाएंगे। अगर परमाणु हथियार के बारे में बात किया जाए, परमाणु हथियार के बारे में बात करें तो एक तरफ रसिया और दूसरी तरफ पूरे विश्व में मिलकर के सब लोग। अगर परमाणु के बारे में बात किया जाए तो, क्योंकि परमाणु हथियार उसके पास सबसे ज़्यादा है अभी पूरे विश्व में। तो फिर ये जो है यूक्रेन से जो हमला कर रहा है, तो ऐसे क्यों हमला कर रहा है? परमाणु बम छोड़ दे, एक बार ख़त्म हो जाए। नहीं, ये तो फिर मान के चलिए वही वाला हाल हुआ वो जो अमेरिका ने जापान पे किया था, केवल 2 परमाणु गिराया था वो, और उस समय लगभग एक में 70,000, एक में 80,000, लगभग
कह लीजिए मोटी मोटा 1,70,80,000 लोग आम जनता मारे गए थे, तो फिर पूरा समाप्त हो जाएगा ये यूक्रेन है। अच्छा, तो अब अगर देखा जाए तो ये बताइए कि यूक्रेन में आपको क्या लगता है कि यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है आज 14-15 दिन या कितने दिन हुआ है यूक्रेन को लड़ते? हाँ 14 दिन हो गया। 14 दिन हो गया, तो क्या लग रहा है कि यूक्रेन जो अपने धैर्य को बांधे हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, तो ये कहाँ तक सफल होगा? अब देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से मतलब सभी देश जो हैं मदद तो कर ही रहे हैं। कोई मिसाइल दे रहा है, तो कोई राइफ़ल दे रहा है, कोई मशीन गन दे रहा है, और कोई खाना पहुंचा रहा है, तो कोई मेडिसिन पहुंचा रहा है। आज भारत है मेडिसिन पहुंचा रहा है। अच्छा, भारत मेडिसिन यूक्रेन को दे रहा है, तो फिर इसे जो रसिया माना जाता है कि 1971 में कब युद्ध हुआ था भारत? 1971 में। 1971 में जो युद्ध हुआ था चाइना और भारत से हुआ था? नहीं, पाकिस्तान और भारत से हुआ था। तो फिर ऐसे में रूस ने हमारा साथ दिया था, भारत देश का साथ दिया था। लेकिन आज अगर यूक्रेन को दवा पहुंचा रहा है भारत, तो रसिया नाराज़ भी तो हो सकता है। नहीं, नाराज़ तो नहीं होगा। ये स्वागत भी कर रहा है इसका, भारत का सम्मान भी कर रहे हैं दोनों देश, क्योंकि रसिया के खिलाफ जो यूएन में प्रस्ताव लाया गया या चुनाव किया गया, वोट डाला गया, वहाँ पे भारत ने उसमें हिस्सेदारी नहीं लिया। मतलब जो रसिया के लिए, रसिया को लोग चाहते थे कि इसको निकाल दिया जाए, और भारत ने कहा कि हम निकालना नहीं चाहते हैं, हम वोट नहीं देंगे, तो भारत ने ऐसा सपोर्ट किया। तो मतलब क्या लग रहा है आप, मतलब थोड़े से में बताइए कि रसिया जीतेगा, जेलेंस्की जाएंगे, या कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकलेगा? सब मिला जुला के निष्कर्ष ये निकलने वाला है, अगर यूक्रेन में राष्ट्रपति जेलेंस्की रहना चाहते हैं तो पुतिन की बात माननी होगी या रसिया सरकार की बात माननी होगी, तभी रह पाएंगे, अन्यथा फिर तख्ता पलट होगा और यूक्रेन में। हाँ, यूक्रेन में। और इस बात पे कहें तो दूसरा राष्ट्रपति होगा तभी वो पुतिन मानेंगे। यह तो वहाँ राष्ट्रपति दूसरा, और जेलेंस्की हैं कि खुद हथियार उठा लिए हैं, ये मानने को तैयार नहीं है, और आए दिन ये लगता है कि जेलेंस्की जो है भाग गए हैं, ऐसा हो गया है, लेकिन जेलेंस्की की हिम्मत है कि वो रह रहे हैं। तो कुल मिला जुला करके ये है कि थोड़ी सी परिचर्चा हम लोगों ने इसके बारे में किया। अभी तो युद्ध चल ही रहा है, देखिए परिणाम क्या होने वाला है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने पुतिन को लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।